नमस्कार बच्चों, आज आपको क्लास 11th हिंदी वितान का जो हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, आलो अंधारी, बेबी हालदार द्वारा लिखा हुआ, इसका तीसरा भाग हम सभी को सुनना है, समझना है। पिछले सेकंड पार्ट में आपने सुना था कि बेबी हालदार जिनके पास रहा करती थी, जिनके यहाँ काम किया करती थी या जिनको तातुश कह करके बुलाती थी, वहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं बेबी को दी जाती थी। तो इतनी सुखी होने के बाद भी वह अपने बड़े लड़के की चिंता में दुखी हो जाती थी कभी कभी, क्योंकि बड़ा लड़का उनका कहीं और काम करता था। तातुश भी यह बात जानते थे। एक दिन पूछताछ करने पर उसने बताया कि काफ़ी ढूंढने पर भी वह नहीं मिल रहा है, बस इतना पता है कि वह दवाई की दुकान पर लगा हुआ है, किसी दवाई की दुकान पर वो काम करता है, इतनी जानकारी हमें मिली। उन्होंने विस्मित से कहा, बेबी तुमने बिना जाने पहचाने, बिना जान पहचान किए लड़का उनके साथ क्यों भेज दिया किसी के साथ? कुछ देर बाद वे फ़ोन पर बात करके उसे बुलाने लगे और बेटे से बात करवाई उसकी। जैसे तैसे उनने पता कर लिया, तातुश ने, और बेबी की बात करवाते हैं। पूछा कि लड़के से मिलने कब चलोगी? कुछ दिनों बाद में अपने बेटे से मिली और सोचा कि वह ठीक नहीं है, ज़्यादा उससे काम लिया जाता है वहाँ पर, और ना उसकी काम करने की अभी उम्र है, छोटा है अभी बच्चा, ये मैं सोच रही थी। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि मेरा बेटा, जैसे मेरे 2-3 बच्चे और मेरे साथ रहते हैं, ऐसे मेरा वो बड़ा बेटा भी मेरे साथ में ही रहे, और वह भी उसके पास रहना चाहता था। परंतु तातुश के कहे बिना उसकी हिम्मत उसे घर लाने की नहीं हो रही थी कि मैं कैसे अपने बेटे को घर ले आऊं। तातुश सब जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या इच्छा है इसकी, सब जानते थे, परंतु तातुश के कहे बिना उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अच्छा, वो सोचती थी कि जैसे हमारे और बेटे रहते हैं, हमारे साथ बड़ा बेटा भी रहे। अच्छा, तातुश को उसके दोनों बच्चे बहुत प्यार करते थे, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने बड़े लड़के को क्यों नहीं बुला रहे, उसके बड़े लड़के को क्यों नहीं बुलवा रहे तातुश। ऊपर से यह कहते हैं कि उन्होंने इस उम्र का लड़का, इतनी कम उम्र का लड़का कभी काम पर नहीं रखा है। बताओ तो कैसे कैसे लोग हैं जो ऐसे कम उम्र के बच्चों को काम पर लगा लेते हैं, ये गलत बात है। अब आगे ये तीसरा भाग अब आपको सुनना है, समझना है। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। काली पूजा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए काली पूजा के लिए अपने बड़े लड़के को यहाँ पर बुलवा लो। सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि तातुश ने आज्ञा दे दी कि बड़े लड़के को बुलवा लो। वह फिर बोले, उसके लिए यही काम देखो, यहीं आसपास ही काम देखो जिसमें वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। इतनी काफ़ी दूर है, तुमसे अलग है, मिल नहीं पाता है। बेबी जानती हो, बच्चों से काम कराना गैरकानूनी है, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसी जगह उसको हमें ढूंढना है, ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1-2 घंटा काम पकड़ सकती हूँ। आपने पहले कहा था, एक बार मैंने पूछा था जब, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तो तातुश बोले। अब बेबी से बोलते हैं तातुश, उससे क्या होगा बेबी, तुम और कहीं काम करने जाओगी, उससे होगा क्या? एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना पड़ेगा, हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा? जब शरीर ही न चलेगा तो काम किस काम का? वह तब ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा काम करना, इतनी भाग दौड़ करना, शरीर से इतनी मेहनत लेना, ये ठीक नहीं है। और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है? अभी तो यह सब जैसा चल रहा है चलने दो और चलाओ। तातुश की बातें सुनकर के जब तातुश मुझे ऐसी बातें करते समझाते तो मुझे बहुत माया होती, बहुत अच्छा लगता उनकी बातें सुन करके। मैं सोचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया जितने अच्छे तरह से, जितने प्रेम से तातुश समझाते हैं। लगता है पिछले जीवन में वह सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता उन्हें क्यों है, क्यों मेरे बारे में इतना सोचते हैं। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर कहा, तुम्हें मैंने पढ़ने लिखने का जो काम दिया था ना पहले, कि पढ़ाई किया करो, लिखाई किताब भी दी थी एक, तो तुम वो करती हो कि नहीं करती हो? तुम जितना समय यहाँ वहाँ काम में लगाओगी, यहाँ वहाँ जाओगी, दूसरी जगह काम करोगी, जितना समय तुम बर्बाद करोगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगी
कि एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ करने की क्या ज़रूरत, इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर कि तुम लिखती हो, मैंने ये सूचना अपने दोस्तों को, मित्रों को दे दी है, बंधुओं को दे दी, तो तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमेशा करते रहते हैं, हमेशा कहते हैं वो कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना, बेबी का लिखना बंद मत करवाना, ये हमेशा हमारे मित्र कहते रहते हैं। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह ना करके, वो पढ़ाई लिखाई ना करके बाहर जा जाकर दूसरे के यहाँ काम कर रही हो, तो बताओ वो कितना गुस्सा करेंगे, कितना दोष मुझे देंगे। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वहाँ से अपने बड़े बच्चे को बुला लो। वह इसी तरह दूसरे के घर काम करता रहेगा, अगर अभी उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, और अगर इसी तरह वो दूसरे के यहाँ काम करता रहा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, यह ठीक नहीं। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ मैं, और मैं नहीं चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए, नष्ट हो एक बच्चे का जीवन। बेबी तुम आज ही जाकर के अपने बड़े बच्चे को ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई जहाँ पर वो काम करता था, दवाई की दुकान पर, और तातुस उसके लिए अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह रहकर वह घर का काम करते करते और कोई हुनर या पढ़ना लिखना भी सीख सके, ऐसा कोई काम तातुस ढूंढने लगे उस लड़के के लिए। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है, मुश्किल से, जैसे घर की तलाश थी मुश्किल से मिलता है। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, तीनों बच्चे मेरे पास थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? मैं सोचती हम लोगों को खिला और पहना तो वो रहे ही हैं तातुस, है कि नहीं, भोजन हमारा पेट भरते हैं, कपड़े बिलत्ते भी सिला देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और कितना करेंगे वो हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था उनका एहसान लेना। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी। अब जब तक, अभी तो हम छोटे छोटे बच्चे रहते थे, अब बड़ा लड़का भी मेरे साथ रहेगा तो हमको थोड़ा अच्छी तरह से रहना, थोड़ा हिसाब से हम लोग रहेंगे। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही खाना अब भी बनाऊंगी, और उसी में से हम लोग जितने लोग हैं बच्चे और हम मिल बांट के खाएंगे। तातुस समझ गए कि खाने पीने को लेकर उसके मन में कुछ उलझन चल रही है, कुछ उलझन है खाने पीने को लेकर। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहते कि बेबी यहाँ बैठो, मेरे सामने खाना खाओ। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल देते मुझे और उसी समय खा लेने को कहते कि चलो अभी खाना खाओ। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था जितना इस घर में आकर के मुझे मिल रहा है। अभी तक मैं ऐसे सुख से क्यों वंचित थी? मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग मैंने कभी नहीं देखे। इससे पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे सिर्फ महीना मिलता था, बस इतने पैसे हो गए, काम हो गया, चलो जाओ। यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते बेबी मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ, ये समझ कर के पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ कि तुम हमारे यहाँ काम करती हो और काम करने वाले को पैसे दिए जाते हैं महीने पर। उस हिसाब से मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। तुम बस यह समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ मैं, जेब खर्च। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया। तातुस ने छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। तातुस के छोटे लड़के, तातुस का एक छोटा लड़का था अर्जुन, अर्जुन कहते थे उसको, अर्जुन दा कह करके संबोधित किया करते थे। उसके 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। ठीक है, अर्जुन रहने लगा, उसके दोनों भाई भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, अर्जुन के वो भाई भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। वे मेरे बच्चों से भी बुला बुला करके बातें करते, मेरे बच्चों से बातचीत किया करते थे वो सभी। एक का नाम सुखदीप था, एक का क्या नाम था? सुखदीप, और दूसरे का नाम था रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते, और क्यों ना लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता था। जो उसके छोटे भाई आ गए, जो भी चीज़ उन्हें खाना पीना होती तुरंत मेरे पास चले जाती कि मुझे ये चीज़ खाना है, मुझे ये बना दो। लेकिन अर्जुन ने कभी मुझसे नहीं कहा, वो अपना काम स्वयं करता था। तो मुझे वो बच्चे अच्छे लगते थे जो मुझसे कहते थे। बस बिस्तर में लेटा रहता था वो अर्जुन। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ लाऊं आपके लिए, दूं चाय पानी, खाने को कुछ दूं? वह सिर्फ सिर हिला करके कभी हाँ करता और कभी ना कर देता।
उसके बंधु ऐसे नहीं थे लेकिन जो आकर के रहने लगे। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी कि वो भी मेरे ही हैं। उन दोनों में भी सुखदीप दा, जो सुखदीप था, वो कम बातचीत करने वाला था, कम बोलता था। मुझे लगता था कि वह शांत स्वभाव का है, शर्मीला है थोड़ा सा, ऐसे लगता था। रमणदा दूसरी तरह का था। जो रमण था दूसरा बच्चा, वो दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था कि उसी का घर है। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता था। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे ही सीखा, रमण से, उससे ही काफ़ी चीज़ें बनाना सीखा। खाना पीना वो बहुत अच्छा बनाता था। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बात करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, आपके बच्चे हैं ना, वो छोटे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है। थोड़ी बहुत शैतानी करते हैं, कोई बात नहीं, उनका समय है अभी। तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी नज़र रखना होगी। ऐसा नहीं कि बस तुम काम करती रहो, वो तुम्हारे बच्चे बस बर्बाद हो जाएं। उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी आपको नज़र रखना पड़ेगी। उन्हें सब समय खेलने मत देना कि हर समय खेलते रहें, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। ये समझाया करता वो छोटा बच्चा। रमणदा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़का नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी, लड़कियों के कपड़े भी पहनती थी, वो लड़की थी। रमणदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लेते हुए देखा। वो लड़कों की तरह रहती थी, मेरी लड़की भी लड़कों की ही ड्रेस पहना करती थी, लेकिन एक दिन कभी कभी वो लड़कियों की भी पहन लेती थी। तो जो रमण आया था वो सोचता था कि ये भी लड़का है, लेकिन एक दिन उसका शक दूर हुआ जब वो गुड्डा गुड़िया से खेल रही थी, तो पता चला कि नहीं, ये इनकी लड़की है, बच्ची है। उसने तातुस से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? लगता तो लड़का जैसा है, कौन है ये? इसके हाथ में तो गुड़िया है, लेकिन गुड़िया तो लड़कियां खेलती हैं। उसने अपने तातुस से पूछा। तातुस बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमणदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का है, जैसे और लड़के हैं, इनके 2 लड़के हैं, ये भी इनका बच्चा ही है। रमणदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ गई थी। जब 2 बच्चे उनके तातुस के आ गए तो थोड़ी चहल पहल घर में होने लगी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े लड़के हो गए थे, काम पर जाना शुरू कर दिया बच्चों ने। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया कि नहीं, बच्चा हमारे यहाँ काम करेगा, लेकिन इसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी हम लेते हैं, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी। तो ऐसे घर में तातुस ने उसको काम दिलवा दिया। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते। छोटा लड़का था और लड़की थी, देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। सरकारी स्कूल में उसका तातुस ने नाम लिखवा दिया था उन बच्चों का, तो वो स्कूल जाया करते थे, थोड़ी देर से घर लौटते थे। अर्जुनदा, रमणदा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते, थक जाते थे, शाम को वापस लौटते थे काम पर। ये बच्चे जाया करते थे तातुस के और सो जाते थे थकावट के कारण। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर के रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। अपने बच्चों को, जैसे शाम के पढ़ाई कर कर आते हैं स्कूल से, तो शाम को अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा बहुत पार्क में उनको घुमाने ले जाया करो। बच्चे वहाँ खेलेंगे, तुम्हारा मन भी बहलेगा। दिन भर काम काज करती रहती हो, तुम्हारा भी मन थोड़ी बहल जाएगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी, पार्क में पहुँचने लगी, बच्चों को ले जा करके उनके घुमाने के लिए। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थीं, बंगाली औरतें काफ़ी वहाँ पर आया करती थीं। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थीं। वो जो महिलाएं आती थी पार्क में घूमने, वो किसको घुमाने लाती थी? अपने बच्चों को नहीं, जिनके यहाँ वो काम किया करती थीं, उनके बच्चों को पार्क में घुमाने आती थीं। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती। जब मैं भी पार्क में अपने बच्चों को घुमाने पहुँचती तो वो कुछ बंगाली औरतें मेरे पास भी आ जाती और कुछ इस तरह की बातें पूछती। क्या पूछती थी? क्या तुम बंगाली हो? क्या तुम बंगाल की निवासिनी हो? तुम्हारा घर कहाँ है, ये मुझे बताओ। तुम यहाँ अकेली रहती हो कि तुम्हारा परिवार है इस शहर में? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? आखिर कौन सी बात है? वहाँ कई जवान लड़के भी आते थे पार्क में और उनमें बंगाली भी होते थे काफ़ी। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते, वो भी मुझसे बातचीत करना चाहते थे, और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते, मेरे बच्चों ही से बातें करते थे।
कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना कैसे संभव है कि मुझसे बात करे मैं मुँह फेर के अलग हो जाऊं, उनसे बात ना करूं। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती थी जिनसे मेरी जान पहचान नहीं। जिनको मैं नहीं जान पहचानती थी तो उन कम बातें करती थी और ना ही अपने बारे में कुछ बताती कि मेरे बारे में विशेष जानकारी इनको मैं क्यों दूं, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है, किस कारण से वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं, यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमूं या निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें ना करूं, जिससे जान पहचान नहीं है मेरी उनसे कम बातें करूं। तातुस ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी कि अनजान लोगों से ज़्यादा बातें करना अच्छी बात नहीं है। और देखती कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते मुझसे कि जिसके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा भी नहीं होती थी कि इनके प्रश्न का मैं उत्तर दूं, इनकी बातों का मैं जवाब दूं, इच्छा नहीं होती थी। बीती पुरानी बातें, जो बातें बीत गईं, जो समय गुजर गया, तो बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हमारा जीवन पहले कैसे गुजरा, किन किन विषम परिस्थितियों से हमारे जीवन का गुजारा हुआ। बार बार उन बातों को याद करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। यह सब देख सुन करके अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती कि मुझे अब बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बच्चों की खातिर, बच्चों को घुमाने के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुझे जाना पड़ता था। एक दिन की बात, एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। एक लड़की पार्क में थी, उसके साथ में एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। जब मैं पार्क में जाया करती तो कुछ दिनों से वो लड़की मुझे दिखती थी, उसके साथ में एक बच्ची हुआ करती। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था, बस वो लड़की, उसके साथ छोटी बच्ची, कोई भी व्यक्ति उससे बातचीत करता दिखाई नहीं देता था। वह बच्ची को लेकर आती थी, अब मैं उसको देखा करती थी गौर से कि वह बच्ची को लेकर के आती थी लड़की, और उसी के साथ खेल खाल करके थोड़ी देर खेली, एक आध घंटा, और चली जाती थी। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते, उसको देख करके हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं, हंसी मजाक करते लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखती। वह देखने में, जब उसका चेहरा देखा जाता था तो उसको देखने में वह नेपालियों जैसी लगती थी। लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी। वो लड़की जो बच्ची को साथ लेके आया करती थी, देखने में तो नेपाली जैसी लगती थी, लेकिन जब वो बात करती थी उस बच्ची से तो बांग्ला भाषा में बात करती थी, बंगाली भाषा में, जिससे मुझे लगता था कि वह बंगाली हो सकती है, शायद ये बंगाली है। उसकी वयस माने उम्र, उस लड़की की उम्र 20-22 साल की रही होगी, 20-22 साल की उम्र के लगभग की थी, और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह अभी नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती, बहुत अच्छा लगता उसको देख करके। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ता होगा, शायद ये लड़की किसी के यहाँ काम करती होगी, उनकी बच्ची को घुमाने के लिए पार्क में आती है कि नहीं? तो इतनी बड़ी उम्र की लड़की को काम करने की क्या आवश्यकता थी। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया। एक दिन मैंने उस लड़की को आवाज़ देकर के बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ करके अपने पास बैठा लिया और पूछा, क्या तुम बंगाली हो? उसने हाँ कहा कि हाँ मैं बंगाली हूँ। फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया कि मेरा नाम सुनीति है, सुनीति नाम है मेरा। उस दिन से उससे मेरी अच्छी मेलजोल हो गई, अच्छी सहेली बन गई। वो भी रोज़ पार्क में आती थी और मैं भी अपने बच्चों को घुमाने जाती थी, तो उससे मेरी मित्रता बढ़ गई, सहेली बन गई वो, और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगे। किसी दिन ना मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। अगर किसी दिन सुनीति नहीं आई पार्क में तो मेरा मन भी उदास सा हो जाता था। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। जब मैंने उससे जानकारी ली, पूछा, तो उसने बताया कि हाँ बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे, बचपन में माँ बाप गुजर गए थे, खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन माता पिता गुजर गए, ख़त्म हो गए थे। उसी दिन उसकी माँ नहीं रही, और जब वह 1 वर्ष की हुई, 1 साल की हुई, तो उसके बाबा की भी मृत्यु हो गई। यानी कि जन्म लेते, सुनीति बता रही है बेबी हालदार को कि जब मेरा जन्म हुआ तो तुरंत माँ गुजर गई, और 1 साल के बाद मेरे पिता भी खत्म हो गए। उसे उसके मामा और दादी माँ ने पाल पोष करके बड़ा किया है। मामा ने पालन पोषण किया, उसकी दादी ने पालन पोषण किया है। मैं बिना माँ बाप की हूँ। बचपन में माँ के ना रहने से कितना कष्ट होता है। अगर बचपन में माता पिता किसी बच्चे के गुजर जाएं, कितना कष्ट होता है।
वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी। जिस दिन अपने घर गई वो एक दिन पहले मुझसे वो पार्क में मिली थी, और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। मुझे ये पता नहीं था कि अगले दिन अपने घर चली जाएगी, वो अब यहाँ से चली जाएगी, इस शहर को छोड़ करके उसको जाना है, मुझे ये बात पता नहीं थी। उसने मुझसे कहा था तुम कल अपना पता लिख करके ले आना, कल तुम आना जब इधर पार्क में तो अपना पता लिख करके मुझे मेरे पास ले आना, और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी क्योंकि मैं अब दूर जा रही हूँ। मैं अगले दिन अपना पता लेकर के गई, लेकिन वह नहीं आई। मैं तो गई लेकिन वो सुनीति नहीं आई, वह चली गई है। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी कि वो चली गई होगी, इसलिए नहीं आई। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। अगले दिन भी गई मैं पार्क, लेकिन फिर भी सुनीति नहीं दिखाई दी। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर के वह आया करती थी, जिस बच्ची को घुमाने वो सुनीति आया करती थी पार्क में, वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। आज अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई, शायद काम वाली जो काम करती थी वो लड़की बंगाली, वो चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला होगा। वह कर भी क्या सकती थी, जिसके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था, जैसा घर के मालिक आदेश देंगे। जिनके यहाँ काम करती थी उसी के अनुसार उसे चलना था। सुनीति के ना रहने पर पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था। जब सुनीति चली गई तो वो कहती है कि अब सुनीति के चले जाने पर अब मेरा मन पार्क में नहीं लगता था। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं पढ़ने लिखने में समय बिताने लगी, अपना समय पढ़ाई लिखाई में देने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुस ने कहा था कि तुम लिखा पढ़ा करो, तो जितना मैं लिख चुकी थी तातुस ने फोटो कॉपी करा के अपने एक बंधु के पास उसको फोटो कॉपी कराई, ठीक है, और अपने बंधु के पास उसको कोलकाता भेज दिया था। तातुस हठात एक दिन मुझसे बोले, अरे बेबी तेरे नाम की तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तो मैं अवाक होकर के रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। वो देखती रही, फिर बोली मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई है नहीं, किसने मेरे नाम पर चिट्ठी भेजी है? उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से आई है, उनके बंधु ने भेजी है। तो मैंने कहा सुनाइए ना, देखो क्या लिखा है उन्होंने। अब तातुस ने मुझसे बैठ जाने को कहा। अच्छा सुनाता हूँ, तू बैठ जा पहले। और फिर चिट्ठी पढ़ करके सुनाने लगे। चिट्ठी में क्या लिखा था सुना रहे तातुस। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़ करके मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी तुम्हारी सोच है, लिखाई भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। तुम अपने तातुस के लिए, जिनके यहाँ रहती हो ना, उनके लिए तुम एक हीरा हो। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता, बांग्ला में, क्योंकि तुम बंगाली हो, बांग्ला भाषा मुझे नहीं आती। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता बांग्ला भाषा में। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ, जिनके यहाँ तुम रहती हो ना तातुस के यहाँ, उनसे मैं 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वायस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब असंभव। मैं सोचता हूँ कि मैं भी बांग्ला सीख लूँ, लेकिन अब इस उम्र में असंभव है। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान लेकर के रोज उसे पलटा करो, देखा करो, सुना करो, उसको समझा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है, तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी जो तुम लिखा करती थी, ठीक है ना, जिन जिन ने डायरी पढ़ी वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं कि इतना सुंदर भी कोई लिख सकता है। वो लोग चमत्कार मानते हैं कि चमत्कार है ऐसी डायरी। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा, थोड़ी और बढ़ाना होगा, जिससे कहानी पूरी एक मोड़ तक पहुंच जाए। आशा करता हूं कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी में तुम्हें लिखने के लिए ही भेजा है। तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए लिखना। आशीर्वाद के साथ मैं चिट्ठी यहीं पर समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। मैंने ऐसा क्या लिखा था अपनी डायरी में जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की कोई बात ही नहीं मैंने लिखी थी। फिर मेरी लिखावट भी खराब है, ज़्यादा सुंदर राइटिंग भी नहीं है मेरी, और लिखने में भूलें इतनी की कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे।
लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। जब मैंने ऐसी तातुश की बातें सुनी तो क्या हुआ, तातुश की बात मैं अनसुनी ना करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुनदा, रमणदा, सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समितदा, रजतदा, राहुलदा का भी आना जाना लगा रहता था। उनके मित्र भी यहाँ पर रहते थे शहर में, उनका आना जाना भी यहाँ पर लगा रहता था। वे सब भी मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। जैसे तातुश मेरे साथ व्यवहार करते थे, ऐसे वो लोग भी मेरे साथ व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ करके किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिल ही में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने लग गई। तो एक कांड घट गया। जब मैं लिखाई पढ़ाई की बात उन बच्चों के सामने, उन लड़कों के सामने तातुश के कहने लगी तो एक कांड घट गया। रमणदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। रमणदा काम पर, क्योंकि तीनों बच्चे काम पर जाते थे, जब रमण काम पर से लौटा तो उसे काफ़ी भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो करके वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी ना पड़ जाए या मक्खी इत्यादि ना बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा करके रख दिया था। उल्टा करके कि इनमें प्लेट में किसी प्रकार की गंदगी ना बैठ जाए, मक्खी मच्छर ना बैठ जाए। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल नहीं रखा और सब सब्जियां उस पर ले ली, सब सब्जियां उस पर रख ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही। प्लेट उल्टी रखी थी, लेकिन जल्दी जल्दी में रमण ने ध्यान नहीं दिया, सब्जी नीचे गिर गई। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया, जब गौर करके देखा तब उसके समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। प्लेट उल्टी रखी है, वह वहीं बैठा रहा, ना जाने क्या सोच सोच कर खूब हंसने लगा जोर जोर से। मैंने तातुश से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें कर रहा है, क्यों हंस रहा है इतनी जोर जोर से। तातुश बोले, और कौन है वहाँ। मैंने कहा, और तो कोई है नहीं उसके कमरे में, लेकिन वह हंस क्यों रहा है इतनी जोर से। और इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और देखा कि रमणदा हंसे जा रहा है, लगातार हंस रहा है। जब मैं उसके कमरे में गई, मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमणदा। वह कुछ ना कहे, बस हंसता रहा, कुछ नहीं उसने उत्तर दिया, लेकिन लगातार वो हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खाना खा रहा हूँ, आज मैं कैसे खाना खा रहा हूँ। जब मैंने गौर करके देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया, मैं भी जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी होने के कारण, रमण काम से आया, उसको जोर की भूख लगी थी, इसलिए जोर की भूख लगी होने के कारण रमणदा ने बिना अपनी प्लेट को देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुन करके हंसने लगे। जब उन्होंने सुना कि उल्टी प्लेट में सब्जी उसने परस ली तो वो भी हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी अपनी अलग तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना धीरे धीरे बंद हुआ, लेकिन मेरी हंसी नहीं थम रही थी, मैं हंसे जा रही थी। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी, खाली हंसने से सब कुछ हो जाएगा। मेरी बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर यहाँ पड़ी है, अरे उसका जवाब तुम्हें नहीं देना है, उसका जवाब भी लिखना है चिट्ठी का। मैंने कहा, चिट्ठी, यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लिख पाऊंगी चिट्ठी। तो तातुश बोले, क्यों नहीं होगा, तुमने जैसे बने वैसे लिखो, लिखते लिखते सब ठीक हो जाएगा, बस तुम लिखना पढ़ना ना छोड़ो, लगातार तुम लिखाई करती रहो और एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें लिखना है। तो मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी तो मैंने लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो वह जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी और कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं था। मैंने तातुश से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी, क्या संबोधित करके लिखूंगी। तातुश बोले, यह तुम ही सोच कर देखो कि तुम्हें क्या लिखना है, क्या संबोधित करना है, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं उम्र में बस। तो मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोल करके लिखूंगी, जेठू के नाम से उनको संबोधित करूंगी। तातुश बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो, जैसा तुम्हें संबोधन करना हो करो। तो मैंने क्या किया, जेठू बोल करके ही अपनी चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर
मैं जानती नहीं थी कि कहाँ से चिट्ठी लिखना शुरू करूँ, कैसे उसको समाप्त करूँ, क्योंकि कभी मैंने चिट्ठी लिखी नहीं थी। फिर भी जैसे बन पड़ा मैंने लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, जब चिट्ठी मैंने लिख करके भेज दी तो वहाँ से जब जवाब आया, जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मुझको प्राप्त हो गई थी। क्या लिखूँ, सोचते सोचते इतनी देर हो गई कि 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ, सारी बांग्ला की किताबें उठा करके तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक उनको देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया। जो तुमने अपनी डायरी मुझे भेजी थी ना, मैंने उसको छपवा दिया, वो बिक रही है तुम्हारी डायरी। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे, अब उसको आगे हम कैसे छपवाएं। आशा पूर्णा देवी की पाखिर खांचार पाख ही कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटा करके उस समय चोरी चोरी लिखती थी। उनको भी काम करना पड़ता था, लेकिन काम से जो समय निकालती थी वो उस समय पर ही वो लिखा करती थी। जब सब लोग सो जाते, उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर के बाहर भी वह बहुत कम निकलती थी। मैं और तातुश दोनों ही आशा पूर्णा देवी की, जो आशा पूर्णा देवी थी, उनकी लिखने पढ़ने की दुनिया में काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि मैं उनकी कानी अंगुली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है जितना वो लिख लेती हैं। तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी हो सकती हो, जैसी वो आशा पूर्णा देवी थी वैसी तुम भी बन सकती हो, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार, लो तुम्हारा जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते, मेरे लेखन के लिए मेरा बहुत उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हों यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे। दिल्ली में रमेश बाबू रहते थे, तातुश के एक बंधु। मैं जो लिखती वह सब तातुश उन्हें फ़ोन पर सुनाते थे, फ़ोन पर सुनाया करते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा तुम्हारा लिखना। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह, जैसे एनी फ्रैंक की डायरी प्रसिद्ध हो गई थी ना, उसी तरह तुम्हारा लिखना भी मेरे मित्र को बहुत अच्छा लगा। तातुश ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल करके उसमें से एक डायरी के कुछ अंश पढ़ करके सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई, बहुत अच्छा लगा वो डायरी सुन करके। ठीक है ना। अब आगे क्या होता है, क्या होगा आगे, ये अब अगले वीडियो में हम सुनाएंगे, बताएंगे। अभी इस पार्ट को, तीसरे पार्ट को अभी बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, सुनना है, समझना है। इसलिए अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।